हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे CUET जो कि 6 अगस्त 2022 को हुआ था, जो कि NDA कंडक्ट करवाता है। एंड दिस विल बी पार्ट 4, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से 40 डिस्कस करेंगे। 31st क्वेश्चन है, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फिक्स। ये कंडीशन हमें गिवन है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरिड एंड द रिजल्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय ग्राफ। मतलब इनमें से कौन सा ग्राफ ठीक होगा वो बताना है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी का। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखो, इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब मान लेते एक मेटल है हमारे पास। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है? मान लीजिए आप किसी फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हो मेटल पर, तो उसकी एनर्जी अगर इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर्क फंक्शन से ज़्यादा है मेटल के, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब इसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन, जब फोटोन आ रहा है ना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके उसको बाहर निकालेगा। अब इंटेंसिटी का मतलब हो गया एनर्जी। तो आप ये देखो कि जितने ज़्यादा फोटोन गिरेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी फोटोन्स की सबके मिला करके। और जितनी एनर्जी होगी उतने नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो भी तो बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि फोटोन की जो संख्या है, नंबर ऑफ फोटोन वो डायरेक्टली इंक्रीज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या डायरेक्टली डिपेंड करेगी नंबर ऑफ फोटोन्स पर। तो मैं ये भी कह सकता हूँ फोटो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटोन्स पर। तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे होंगे उनकी संख्या भी इंक्रीज होगी और करंट भी इंक्रीज होगा। यानी कि जब आप ग्राफ बनाओगे इंटेंसिटी वर्सेस करंट में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, तो डायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उनमें डायरेक्टली डिपेंडेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सब कुछ जानना है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। और आप देखो ऑप्शन में जितने भी है ना BX है, एक्चुअली होता ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y डायरेक्शन में गिवन है, इस तरह से EY है ना, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट है। और जो वेव है ये नेगेटिव x डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में ही होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर वाला एंगल होगा वो सभी के लिए सेम होगा, और वो सभी ऑप्शन में गिवन भी है, सभी के लिए 0.25 10³ प्लस 2.5 × 10⁻11 ही है। जो मेन फर्क है ना वो इसके मैग्नीट्यूड में फर्क है, मतलब कि B0 की वैल्यू में आप देखो सब में डिफरेंस है। बाकी सब के लिए कोस तो खैर आएगा नहीं, क्योंकि अगर ये साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है। और एंगल लगभग सभी में सबका सेम दे रखा है फेज। तो बस हमें निकालना पड़ेगा B0 की वैल्यू। एक्चुअली ये फॉर्मूला याद रखो, ABC = BC, ABC। तो ये E0 ये B0। अगर आपको B0 फाइंड करना है तो वो बराबर होगा E0/C। ये क्या है? E0 है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, B0 है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो E0 की वैल्यू 5 × 10⁻⁷, उसको डिवाइड कर दो स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ से। ये 8 ऊपर जाएगा तो -8 और -7 15 हो जाएगा, और 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1.66, यानी कि हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन B, 1.66 × 10⁻⁻15। ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें, E0 = B0 × C। क्वेश्चन नंबर 33 है, करंट 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग at 220 volt in the primary coil of transformer. If the voltage produced in the secondary coil is 2200 volt and 50% power is lost, then the current in the secondary coil कितनी होगी। देखो, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट में कितनी है अपॉन में पावर इनपुट पे कितनी है, ठीक है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो पावर आउटपुट पर होगी
वो इक्वल होगी इनपुट पर एफिशिएंसी टाइम, एफिशिएंसी जो भी होगी उसकी मल्टीप्लाई कर दो इनपुट पर पावर के। आउटपुट पर पावर में ले रहा हूँ वी नोट इंटू में आई नोट, एफिशिएंसी हमें दे रखा है 50%, 50% का मतलब होगी 50/100 इंटू इनपुट पर पावर में लूंगा वी आई और करंट इनपुट पर। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है जन द करंट इन द सेकेंडरी, यानी कि आई नोट हमें फाइंड करना है, आउटपुट पर करंट हमें फाइंड करना है। वी नोट की वैल्यू कितनी है, सेकेंडरी में वोल्टेज है 2200 इंटू में आई नोट, ये कितना बचेगा 1/2 इंटू में इनपुट पर वोल्टेज कितनी है 220, 220 इंटू में करंट कितना इनपुट पर 5 एम्पियर। अब आप इसको इससे जब आप डिवाइड करेंगे ये कितना बचेगा 10, और 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो आई नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू 2 मतलब 4 या फिर 0.25 एम्पियर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपको 4 फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर गिवन है, आपको बताना है कि किस पेयर का सेम डायमेंशन होगा। देखो सेम डायमेंशन का मतलब ये होगा कि उनकी यूनिट भी सेम होगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू में एरिया, बी डॉट ए। तो अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला देखूँ तो वो या यूनिट देखो तो बी की टेस्ला होती है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स का टेस्ला मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो गई। दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट को एक्चुअली म्यू से डिनोट करते हैं जो कि होता है करंट इंटू में एरिया, तो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर, और एरिया ये है एरिया, तो एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक मूवमेंट का तो सेम नहीं रहेगा। अब मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का हमने ऐसा यूनिट पता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर की क्यूब, तो ये कितना हो जाए मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल, तो ए पर मीटर यहाँ पर बचेगा। तो हमारा मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है एम्पियर पर मीटर। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम एच से डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बी इक्वल टू म्यू एच। तो एच यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू बी नोट अपॉन में म्यू नोट। तो अगर हमें म्यू नोट की ऐसा यूनिट नहीं भी पता है या मान लीजिए यूनिट नहीं पता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बी इक्वल टू आपको पता होगा फॉर्मूला होता है म्यू नोट एन आई, ठीक है। तो बी अपॉन म्यू नोट बराबर किसका होगा एन इंटू में आई के। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई होता है एम्पियर, यानी कि एन की जो यूनिट होगी वो तो होगी पर मीटर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है तो मीटर, और करंट की एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी जो ऐसा यूनिट आएगी वो कितनी आएगी एम्पियर पर मीटर। तो आप ये देखो मैग्नेटाइजेशन का यूनिट कितनी है एम्पियर पर मीटर, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की भी यूनिट कितनी है एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी से, और इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है टेस्ला। फिर नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी कि म्यू नोट आप कह सकते हैं इसको, तो इसकी एसआई यूनिट आप निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। देखो कैसे, बी का टेस्ला हो गई, म्यू नोट का हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि 1/मीटर इंटू में करंट मतलब एम्पियर, तो म्यू नोट की एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी टेस्ला इंटू में मीटर और अपॉन में क्या आएगा एम्पियर, तो म्यू नोट की एसआई यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक परमेबिलिटी की भी एसआई यूनिट डिफरेंट है। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन की एम्पियर पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, इनकी भी डिफरेंट है। तो इन सब में सिर्फ दो ही ऐसी पेयर्स हैं, मतलब एक ऐसा पेयर है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन एम्पियर पर मीटर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एम्पियर पर मीटर, दोनों का सेम ऐसा यूनिट है, उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम रहेगा, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, चार्ज प्लस 10 माइक्रो कोलाम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन 0 0 पर रखा हुआ, तो मैं यहाँ पर ओरिजिन मान लेता हूँ, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ 10 माइक्रो कोलाम का, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,0। अब एक दूसरा चार्ज है जो कि -5 माइक्रो कोलाम का, इज मूव फ्रॉम 3 मिलीमीटर टू 0,3 मिलीमीटर, वर्क डन आपको बताना है। देखो पहले चार्ज कहाँ पर है 3,0 पर, 3,0 मतलब वो एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है 3,0 पर, और फिर उसको कहाँ ले गए वाई एक्सिस पर, क्योंकि 0,3 है तो मतलब वो यहाँ पर आ गया होगा 0,3। अब आपसे पूछा वर्क डन कितना होगा, देखो वर्क डन बराबर होता है Q इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस,
अब ये Q कौन सा होगा, जिस चार्ज को आप मूव करवा रहे हैं, यानी कि माइनस के 5 माइक्रो कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस हम किसका लेंगे, जो 10 माइक्रो कूलम है उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें लेना है। एक तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा लेट ये पॉइंट ए है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है लेट बी, तो हमें वी ए माइनस वी बी लेना होगा, वी ए माइनस वी बी, और फिर हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू में जिसको मूव करवा रहे हैं, जो कि -5 है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर। अब आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन होता है आर, जहाँ पर चार्ज रखा हो जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो। तो आर यहाँ पर भी 3 मीटर है, और आर मतलब कि ओरिजिन में मानो तो ओ आर और ओ ए दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी तो सेम आएगा, क्योंकि आर है इक्वल किसके, आर बी के, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए बराबर किसके आएगा, पोटेंशियल एट बी के। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। इसलिए जो वर्क डन भी आएगा वो कितना आएगा, 0, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं हो रहा उसको यहाँ से यहाँ लाने में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए कोई भी वर्क डन नहीं होगा। इसलिए आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि ये कोई सर्कल का क्वाड्रेंट पार्ट है इस तरह से, और किसी भी सर्कल पर जब आप एक चार्ज को मूव करवा रहे हो तो एक पर्टिकुलर सर्कल किसी चार्ज के लिए वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। तो आप जब ए से बी पर जा रहे हो तो ये क्या हुआ, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्योंकि देखो ये रेडियस आर दोनों के लिए सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसलिए वर्क डन 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 36, पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना इज डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है। तो देखो अगर मैं फॉर्मूला बताऊं पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, तो इसका फॉर्मूला होता है PR इक्वल टू 160 पाई का स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर इंटू में लेंथ का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो किस पर डिपेंड कर रहा है, एल के स्क्वायर पर और लैम्डा के स्क्वायर पर इनवर्सली। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आपको दो सर्किट दे रखे हैं, इसमें इंडक्टर L1 10 मिली हेनरी है और इसमें 20 मिली हेनरी है। एज्यूमिंग दैट द करंट इज इंक्रीजिंग विद द टाइम इक्वली इन बोथ, दोनों में ही करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनमें जो पोटेंशियल, इनमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस तरह से करंट पर डिपेंड करेगी। तो इंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का वो होता है हाफ LI स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं हाफ LI स्क्वायर, यानी कि इंटरनल जो एनर्जी है सॉरी वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, करंट के स्क्वायर पर। तो जब भी इस तरह का ग्राफ होता है तो वो होता है पैराबोला। इसका मतलब कि अगर आप यू को यहाँ ले रहे हो और आई को आप यहाँ ले रहे हो तो आपको पैराबोला मिलेगा। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन है ना, वाई डायरेक्टली एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रही हो या एक्स वाई के स्क्वायर पर डिपेंड करता है तो ग्राफ बनता है पैराबोला। तो फिलहाल यू और आई के बीच में जो ग्राफ होगा पैराबोला होगा दोनों के लिए। तो पैराबोला किस किस में है, ये इसको तो हटा देते हैं अभी, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, बस चले दे करके एक ही ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इस समय पैराबोला है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा आप ये भी देख लो, जिस u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर तो है, अब जिसका l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी तो ज़्यादा होगी। तो आप देखो l किसका ज़्यादा है, 20 का, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर से जा रहा है। दूसरा ग्राफ हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकते थे, ये 10 मिली हेनरी वाला ऊपर देते और 20 मिली हेनरी वाला नीचे देते, तब आपको और अच्छे से सोचना होता कि एल पे भी यू डिपेंड कर रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो लिस्ट दे रखी है, बताना है कि कौन सी लिस्ट को किससे मैच करवाएं। देखो एमीटर कब बनाया जाता है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे कोई गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर में अगर आप शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हो, लेकिन इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होनी चाहिए, तो ये बन गया हमारा एमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें लो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है पैरेलल में। वोल्टमीटर में इसका उल्टा काम कर दो। तो वोल्टमीटर में जब आपको गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना तो एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हुई वोल्टमीटर और एमीटर की बात। जनरली एमीटर को करंट मेजर करने के लिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लेकिन बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे। वोल्टमीटर को वोल्टेज मापने के लिए पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इसको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो एमीटर कब बनाया जाएगा इसमें से देख लेते हैं। एमीटर तब बनाया जाएगा जब आप लो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करोगे। तो आप ये देखो फर्स्ट वाला एमीटर किससे कनेक्ट होगा, बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसका मतलब ए किससे मैच होना चाहिए, ए मैच होना चाहिए फोर्थ से।
अब ये 4 से मैच होना चाहिए, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में ही ए 4 से मैच हो रहा है। अब इन दोनों में से छांटते हैं। वोल्टमीटर मैंने आपको कब बताया कि कब बनेगा वोल्टमीटर, जब रेजिस्टेंस लगाओगे सीरीज में, हाई रेजिस्टेंस। तो वोल्टमीटर इसको देखो यहाँ पर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो बी का आप मिला दो फर्स्ट से। अब जैसे ही आप बी का फर्स्ट से मिलाओगे, तो बी का तो यहाँ पर थर्ड दे रखा, तो ये तो हो गया गलत, ले दे करके हमारे पास एक ही ऑप्शन सही बचा, ऑप्शन डी। बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करती है ना, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर है तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देगी, तो इसका रहेगा सेकंड। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि एक ही पॉइंट पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकले और जो टॉर्क है वो इंक्रीज कर सके, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मैक्सिमम टॉर्क का, NIBA होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो टॉर्क भी ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब सेंसिटिविटी अच्छी होगी, तो इसका मतलब डी का सही होगा आंसर, डी का 3 से मिलाना होगा, इंक्रीज टॉर्क प्रोड्यूस इन कोयल। वैसे हमारे शुरू के 2 से ही हमारा सही आंसर आ ही गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, बोर मॉडल के बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट है विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन इन द मोलिकुलर फॉर्म। तो देखो मोलिकुलर फॉर्म में बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता है, जब नहीं होता और यहाँ पर विल नॉट बी है तो इसका मतलब ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी। सेकेंड है विल नॉट बी एप्लीकेबल एज इट इज़ फॉर हीलियम एटम। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल था, ना कि हीलियम के लिए एप्लीकेबल है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेकंड इज वैलिड ओनली एट रूम टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर की कोई बात की ही नहीं गई थी, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन। देखो इसमें कोई डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बात ही नहीं हुई है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, होलो डबल कॉन्केव लेंस है, इसमें हम लिक्विड फिल कर रहे हैं L1 और L2, हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इज ग्रेटर देन N1 and N1 is greater than 1. The lens will diverge a parallel beam of light it is filled with. तो पहले डाइवर्ज का मतलब क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कॉनकेव मिरर अगर आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर में जो भी लाइट रे आती है वो उसको डाइवर्ज कर देता है, इसको इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस भी होता है, तो डाइवर्ज करता है। अब जब आप इसको इन चार ऑप्शन में से मैं कोई एक सेलेक्ट करना है, द लेंस विल डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इट इज फिल्ड। इसके अंदर हम क्या फिल करें कि ये डाइवर्ज की तरह ही बिहेव करे। फर्स्ट ऑप्शन है एयर इनसाइड एंड प्लेस्ड इन एयर। देखो अगर मान लीजिए इसके अंदर एयर हमने भर दी और बाहर भी एयर है, तो इसका मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो ये ना तो डाइवर्ज करेगा ना कन्वर्ज करेगा, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता दोनों तरफ, फिर ये लेंस ही नहीं दिखेगा आपको अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो। सेकंड है एयर इनसाइड एंड इमर्स इन लिक्विड L1, कि हम उसमें अंदर एयर रखें और लिक्विड L1 में इमर्स कर दें। फिर L1 इनसाइड एंड इमर्स इन L2। देखो पहले मैं इन सबका मतलब समझा देता हूँ, इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। जनरली आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1 में R1 माइनस के 1 में R2। फिलहाल हम R1 और R2 से हमें कोई मतलब नहीं, हम ये देखेंगे फोकल लेंथ म्यू पर कैसे डिपेंड कर रही है। देखो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक लेंस है और उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि एयर में इन एयर जो फोकल लेंथ होगी लेंस की एयर में वो कितनी हो जाएगी म्यू एल माइनस 1, और ये एक एयर के रिस्पेक्ट में होगा 1/R1 माइनस के 1/R2। लेकिन अब कोशिश करते हैं इसको इस तरह से सोचते हैं कि जो लेंस है इसको हमने किसी दूसरे लिक्विड में इमर्स कर दिया है, ठीक है, और जो इमर्स कर रहे हैं तो अब ये कन्वर्ज की तरह बिहेव करेगा डाइवर्ज की तरह बिहेव करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है लिक्विड का। तो अब क्या होगा यहाँ पर 1 फोकल लेंथ किसमें लिक्विड में, इट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंगे, तो अब हम लिखेंगे 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड मीडियम विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट लिक्विड माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 1/R1 माइनस के 1/R2। तो ये तो हमारा था एयर में फोकल लेंथ। अब यहाँ पर लिक्विड में हम देखना चाह रहे हैं कि लिक्विड के अंदर फोकल लेंथ कैसी चेंज हो जाएगी। तो 1 फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू, ये लिक्विड में फोकल लेंथ
विल बी इक्वल टू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 में R1 माइनस के 1/R2। देखो जनरली फोकल लेंथ कॉनकेव की कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 फोकल लेंथ, इसको इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो देखो जब आप डिवाइड करेंगे तो 1/R1 माइनस R2, ये तो दोनों में कैंसिल आउट हो ही जाएगा। हमें पता करना है कि फोकल लेंथ लिक्विड में एयर के रेस्पेक्ट में किस तरह से डिपेंड करेगी। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 3 से। तो मैंने 1 को 2 से डिवाइड करा एक्चुअली, ताकि हमारे पास फोकल लेंथ लिक्विड में ऊपर आ जाए। तो 1/F इन एयर 1 फोकल लेंथ इन लिक्विड विल बी इक्वल टू म्यू एल माइनस 1 अपॉन में म्यू लेंस अपॉन में म्यू लिक्विड माइनस 1। एक्चुअली ये जो है ये है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैं कम्प्लीटली लेंस लिख लेता हूँ। इसका मतलब हम लिख सकते हैं जो फोकल लेंथ होगी लिक्विड में, डेट विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ एयर में कितनी थी, फिर मल्टीप्लाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का -1 एयर के रिस्पेक्ट में अपॉन में, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड में अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन लिक्विड। अब सब कुछ डिपेंड कर रहा है एक्चुअली इस पर, म्यू एल अपॉन म्यू लिक्विड पर। अब अगर मान लीजिए म्यू ऑफ लेंस अपॉन में म्यू ऑफ लिक्विड, ये अगर 1 से छोटा हुआ, अगर ये 1 से छोटा हुआ तो इसका मतलब क्या हो सकता है, म्यू लेंस इज लेस देन म्यू ऑफ लिक्विड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड का ज़्यादा है, लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, रिपीट, अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस से, तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये वैल्यू हमने 1 से छोटी मानी है। तो छोटे मतलब कोई भी 1 में से अगर आप कोई छोटी क्वांटिटी माइनस करो तो माइनस आएगा। तो जो भी फोकल लेंथ एयर में थी अब उसके आगे माइनस साइन लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कॉनकेव बन जाएगा, और अगर कॉनकेव लेंस है तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर माइनस का फैक्टर आ जाएगा। देखो पॉइंट ये है कि if the lens is immersed in a liquid whose refractive index is greater than the refractive index of lens with respect to air, यानी कि हम लेंस को एक ऐसे मीडियम में इमर्स कर रहे हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो ऐसे में कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव बन जाएगा या उसकी तरह बिहेव करेगा, और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हुआ, तो ऐसे में कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कब, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज़्यादा है। इस पूरे कंक्लूजन को एक लाइन में समझो कि अगर लेंस को आपने एक ऐसे लिक्विड में इमर्स कर रहे हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के ज़्यादा है, तो नेचर चेंज हो जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स हो जाएगा। और अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है तब कोई चेंज नहीं होगा। अब इसी के हिसाब से हम तीनों ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, द लेंस विल डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इफ इट इज फिल्ड विद। देखो पहले हमने कॉनकेव लेंस लिया है, कॉनकेव लेंस खुद में कैसा होता है, डाइवर्ज, और अभी भी डाइवर्ज की तरह ही बिहेव करना चाहिए। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमें चाहिए ना कि उसमें कोई चेंज ही ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। अब अगर मैं ऑप्शन बी को देखता हूँ तो एयर इनसाइड एंड इमर्स इन लिक्विड L1, तो पहली बात तो उसको वैसा का वैसा ही बिहेव करवाना है, तो हमें किसी दूसरे लिक्विड में इमर्स करना पड़ेगा उसको। और अगर एयर इनसाइड है और बाहर का जो मीडियम है वो L1 है, तो इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ग्रेटर होगा लिक्विड से, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के L1 से कम है। यहाँ पर दे रखा है N1 इज लेस देन 1, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अब बचा ऑप्शन सी और डी। सी ऑप्शन में बोला है कि L1 इनसाइड रखो और उसको इमर्स करो लिक्विड L2 में। अब L1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स L2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, और जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो ये जो लेंस होगा ऐसे में
कन्वर्ज लेंस की तरह बिहेव करेगा ये, मतलब कि उसका नेचर चेंज हो जाए, क्योंकि जिस लिक्विड में उसको इमर्स किया जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो हमें तो कन्वर्ज नहीं, हमें तो डाइवर्ज चाहिए। तो इसलिए हम उस लेंस को ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ऐसे लिक्विड में इमर्स करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस में जो लिक्विड आप भर रहे हो L1 उससे कम हो। तो वो कंडीशन यहीं पर सेटिस्फाई होगी कि L2 को आप उसके अंदर भरो, L2 इनसाइड होना चाहिए, L2 होना चाहिए इनसाइड, तो इसको L2 ले लो और इसको L1, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी। हमने ऑप्शन डी इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि हम ऐसे लिक्विड में इस लेंस को इमर्स करना चाहते हैं जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, ताकि कोई चेंज ना आए। अगर कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव की तरह ही बिहेव करे, अगर वो डाइवर्जिंग लेंस है तो वो डाइवर्जिंग की तरह ही बिहेव करे।